नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टूडियो। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में बिहार अमीन का जो आपका एग्जाम होने वाला है, इसके लिए बिहार जीके का मास्टर वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हमने बिहार जीके के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन को जो है कवर किया है। तो वीडियो को ज़रूर अंतिम तक देखिएगा। इससे जो है काफ़ी जो है आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। माफिया गिरोहों को खत्म करने के लिए बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया। देखिए, 100 प्रश्न हमें देखना है, इसलिए आप ध्यान से सभी प्रश्न को देखेंगे। तो देखिए, माफिया गिरोह खत्म करने के लिए बिहार में जो है ऑपरेशन कोबरा जो है शुरू किया गया। सही आंसर क्या हो जाएगा। बिहार में माफिया गिरोह खत्म करने के लिए ऑपरेशन कोबरा जो है यह चलाया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, ऑपरेशन उजाला किस जिले में शुरू किया गया है। तो देखिए, जो ऑपरेशन उजाला है यह मुजफ्फरपुर में शुरू किया गया। कहाँ पर। मुजफ्फरपुर में शुरू किया गया है। बात करें मुजफ्फरपुर की, तो मुजफ्फरपुर में देखिए केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान है। लीची का सर्वाधिक उत्पादन जो है बिहार के मुजफ्फरपुर में ही होता है। तो यहाँ का जो ये है मुजफ्फरपुर याद रखना है। भागलपुर की बात करें तो कि भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। भागलपुर में सिल्क का जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसलिए भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन धनवंतरी बिहार में क्यों शुरू किया गया था। तो देखिए, जो ऑपरेशन धनवंतरी है बिहार में बाजार में अवैध और नकली दवाओं को रोकने के लिए शुरू किया गया था। क्या है। ऑपरेशन धनवंतरी बिहार में अवैध और नकली दवाओं को रोकने के लिए शुरू किया गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में ऑपरेशन धनवंतरी जो है नकली दवाओं के रोकने के लिए शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार में अपराध खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक पैंथर किस जिले में शुरू किया गया था। तो देखिए, बिहार में अपराध खत्म करने के लिए ऑपरेशन जो ब्लैक पैंथर है यह पश्चिमी चंपारण में शुरू किया गया था। कहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण में ऑपरेशन ब्लैक पैंथर जो है यह शुरू किया गया था अपराध को खत्म करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में ऑपरेशन चाणक्य क्यों शुरू किया गया था। बिहार में ऑपरेशन चाणक्य क्यों शुरू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाजार में दैनिक आवश्यक वस्तुओं में मिलावट जो है इसको समाप्त करने के लिए बिहार में ऑपरेशन चाणक्य शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के ऑपरेशन टास्क फोर्स का क्या उद्देश्य था। बिहार के ऑपरेशन टास्क फोर्स का क्या उद्देश्य था। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, नक्सली गतिविधियों का अंत करना। देखिए, जो बिहार में ऑपरेशन टास्क फोर्स था इसका उद्देश्य था कि जो बिहार में नक्सली गतिविधियां हैं इसको समाप्त कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 1989 भागलपुर सांप्रदायिक संघर्षों की जांच के लिए जांच पैनल की जो अध्यक्षता है वह किसने की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस एन सिंह। जो 1989 का भागलपुर सांप्रदायिक संघर्ष हुआ था इसके जांच के लिए जस्टिस एन सिंह की अध्यक्षता में जो है पैनल स्थापित किया गया था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने काफ़ी मेहनत किया है। क्योंकि 100 प्रश्न बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, इसलिए वीडियो को दोस्तों जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में जहानाबाद जेल नरसंहार कब हुआ था। तो बिहार में जो जहानाबाद जेल नरसंहार है यह नवंबर 2005 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा, नवंबर 2005। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा संगठन वामपंथी है। बिहार का कौन सा संगठन वामपंथी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा माओइस्ट कम्युनिस्ट क्लब जो है माओइस्ट कम्युनिस्ट क्लब जो है यह वामपंथी संगठन है बिहार का, MCC। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, बिहार के जमींदारों ने कौन सी प्राइवेट सेनाएं बनाई थी। तो देखिए, जो बिहार के जमींदार थे इन्होंने ये जो सभी दिए हुए हैं, देखिए बिहार में कौन सा सही हो जाएगा, कुंवर सेना, महर्षि सेना और रणवीर सेना, ये जो उपरोक्त सभी हैं यह बिहार में जमींदारों द्वारा बनाई गई प्राइवेट सेना थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिलों को अतिवाद के मुख्य केंद्र माना जाता है। देखिए, किन जिलों को अतिवाद का मुख्य केंद्र माना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहानाबाद और भोजपुर को। देखिए, जो जहानाबाद और भोजपुर है इन्हें चरमपंथी हिंसा का मुख्य केंद्र माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न है, बिहार में बढ़ती चरमपंथी गतिविधियों के पीछे मुख्य कारण क्या है। बिहार में जो चरमपंथी गतिविधियां बढ़ रही हैं इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, नौकरशाही में असमानता, सामंती प्रभुत्व, भूमिहीन लोगों की अधिकता, ये जो सभी कारण हैं यह बढ़ते हुए चरमपंथी गतिविधियों का प्रमुख कारण है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
बिहार में सबसे कम साक्षरता किस धर्म के लोगों की है? तो बिहार में जो सबसे कम साक्षरता है वो मुस्लिम धर्म के लोगों की है। सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार में सर्वाधिक सबसे जो कम जो है साक्षरता वो मुस्लिम धर्म के लोगों में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता किस धर्म की है? तो देखिए, जो बिहार में सर्वाधिक साक्षरता है वो जैन की है, सबसे कम जनसंख्या जो साक्षरता है वो मुस्लिम की है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात किस धर्म में है? बिहार में सबसे कम लिंगानुपात किस धर्म में है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में लिंगानुपात सबसे कम है, यानी कि यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है सबसे कम है। किस धर्म में? बौद्ध धर्म में। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस धर्म में है? तो जो बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात है वो ईसाई धर्म में। देखिए, सबसे कम जो है बौद्ध धर्म में, सर्वाधिक जो है ईसाई धर्म में। ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में मुस्लिमों की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार जो बिहार में मुस्लिमों की जनसंख्या का प्रतिशत है वह 16.87 है। कितना है? 16.87। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 के अनुसार जो मुस्लिमों की जनसंख्या का प्रतिशत है वो है 16.87। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि बिहार में हिंदुओं की कितनी जनसंख्या है? बिहार में हिंदुओं की कितनी जनसंख्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 82.69। कितना हो जाएगा? 82.69 जो है बिहार में हिंदुओं की कुल जनसंख्या है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में 2011 जनगणना में हिंदुओं की जनसंख्या कितनी है? देखिए, परसेंटेज में बात करें तो देखिए 82.669 था। वहीं यहाँ पर पूछा गया कि जनसंख्या कितनी है, संख्या में बताना। देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8,60,78,686। कितना है? 8,60,78,686। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 2011 के अनुसार जो बिहार में हिंदुओं की जनसंख्या है वह 8,60,78,686 है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम किस धर्म के अनुयायी हैं? बिहार में सबसे कम किस धर्म के अनुयायी हैं? जनसंख्या में बात करें तो देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जैन धर्म। बिहार में सबसे कम है जैन धर्म के अनुयायी। ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न, बिहार में आंतरिक जलमार्ग विकास प्राधिकरण किसने स्थापित किया है? बिहार में आंतरिक जलमार्ग विकास प्राधिकरण किसने स्थापित किया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहार सरकार। देखिए, जो बिहार में आंतरिक जलमार्ग विकास प्राधिकरण है यह बिहार गवर्नमेंट द्वारा जो है स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग यानी कि जो नेशनल वाटर वे होता है, कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग बिहार में स्टीमर द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है? तो देखिए, कौन सा जलमार्ग स्टीमर द्वारा प्रयोग में नहीं लाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना से मीनापुर। देखिए, जो पटना से मीनापुर तक का वाटर वे यानी कि जलमार्ग है यह बिहार में प्रयोग में नहीं लाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग गुजरता है यानी कौन सा नेशनल वाटर वे जो है वह बिहार से गुजरता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? NW1 नेशनल वाटरवे 1 जो है यह बिहार से गुजरता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए, सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में किस जगह पर फ्लाइंग और ग्लाइडिंग क्लब है? बिहार में किस स्थान पर फ्लाइंग और ग्लाइडिंग क्लब है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पटना। देखिए, पटना में जो है फ्लाइंग और ग्लाइडिंग दोनों क्लब है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गया हवाई अड्डे को इंटरनेशनल स्टेटस कब मिला? देखिए, जो गया में हवाई अड्डा है इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा कब मिला? सन 2002 में मिला। ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा। जो गया हवाई अड्डा है इसे 2002 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो स्टेटस है दर्जा प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार से नेपाल जाने के लिए सर्वाधिक किस हवाई अड्डे का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, बिहार से नेपाल जाने के लिए सर्वाधिक जिस हवाई अड्डे का प्रयोग किया जाता है वो है रक्सौल हवाई अड्डा। सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार से नेपाल जाने के लिए रक्सौल हवाई अड्डे का सर्वाधिक जो है प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है? तो देखिए, बताना है कि किस स्थान पर बिहार में हवाई अड्डा नहीं। देखिए, मुजफ्फरपुर में, रक्सौल में और पटना में हवाई अड्डा है लेकिन मुंगेर में जो है हवाई अड्डा नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार के जो मुंगेर है यहाँ पर हवाई अड्डा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने हवाई अड्डे हैं? बिहार में कुल कितने हवाई अड्डे हैं?
तो देखिए वर्तमान में जो बिहार में है कुल हवाई अड्डों की संख्या है 8। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बिहार में हवाई अड्डों की संख्या है 8। अगला प्रश्न है, अब्दुल बारी पुल बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो देखिए अब्दुल बारी जो पुल है वह बिहार में कहाँ पर है? सोनपुर में स्थित है, ये जो कि सोन नदी पर बना हुआ है। देखिए जो अब्दुल बारी थे यह एक बिहार के स्वतंत्रता सेनानी थे और इनके सम्मान में जो है पुल का नाम अब्दुल बारी पुल रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में कौन सी ट्रेन नहीं चलती है? देखिए निम्न ऑप्शन में से कौन सी ट्रेन जो है बिहार में नहीं चलती है? देखिए विक्रमशिला एक्सप्रेस चलती है, राजधानी एक्सप्रेस चलती है, उत्तरी बिहार एक्सप्रेस चलती है, लेकिन जो कलिंग एक्सप्रेस है, देखिए जो कलिंग एक्सप्रेस है यह बिहार में नहीं चलती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कलिंग एक्सप्रेस जो है बिहार में नहीं बल्कि उड़ीसा में चलती है। अगला प्रश्न है, बिहार में जन शताब्दी एक्सप्रेस कब शुरू हुई? जो बिहार राज्य है यहाँ पर जन शताब्दी एक्सप्रेस कब शुरू हुई? तो सही के उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए सही उत्तर हो जाएगा 2002 में। जो जन शताब्दी एक्सप्रेस है यह बिहार में 2002 में चलना शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन बिहार से जाती है? तो बताना है कि निम्नलिखित में से जो कौन सी ट्रेन बिहार से जाती है। पहला है इस्पात एक्सप्रेस, साबरमती एक्सप्रेस, गीतांजलि एक्सप्रेस। देखिए ये तीनों जो ट्रेन है ये बिहार से होकर जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। देखिए बिहार से तीनों ट्रेन जाती हैं, इस्पात एक्सप्रेस, साबरमती एक्सप्रेस और गीतांजलि एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है, बिहार से किस क्षेत्र की ट्रेन नहीं गुजरती है? बिहार से किस क्षेत्र की ट्रेन नहीं गुजरती बताना। देखिए जो पश्चिमी रेलवे है, बिहार से पश्चिमी रेलवे की ट्रेन नहीं गुजरती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार से पश्चिमी रेलवे की ट्रेन नहीं गुजरती है। इसके अलावा उत्तर पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे और उत्तर पूर्व, देखिए इन सब की ट्रेन गुजरती है। पश्चिमी रेलवे की ट्रेन बिहार से नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिए आपको ये जरूर पता होगा, जो पूर्वी मध्य रेलवे है इसका मुख्यालय हाजीपुर में है। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के हाजीपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 35वां प्रश्न है, अन्य राज्यों की तुलना में रेल परिवहन के संबंध में बिहार किस स्थिति में है? तो देखिए अन्य राज्यों की तुलना में जो बिहार रेल परिवहन के संबंध में जो है इसका जो स्थान है वो 5वां है। सही आंसर क्या हो जाएगा? रेल परिवहन के संबंध में बिहार का देश में 5वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न, बिहार में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? बिहार में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5188 किलोमीटर। देखिए जो बिहार में रेल मार्गों की कुल लंबाई है वो है 5188 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में रेल यातायात कब शुरू हुआ? तो देखिए जो बिहार में रेल यातायात है वो 1860 से 62 के बीच में शुरू हुआ। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1860 से 62 के बीच में। अगर हम भारत की बात करें तो देखिए भारत में जो है 1853 में मुंबई के थाने में जो है पहली बार जो है मेट्रो ट्रेन चलाया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1853 में भारत में पहली बार ट्रेन चलाया गया था मुंबई से थाने तक। अगला प्रश्न है 38वां प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक सड़कों का नियंत्रण किसके पास है? बिहार में जो सर्वाधिक सड़कों का नियंत्रण है वह किसके पास है? सही उत्तर हो जाएगा जिला परिषद के पास। देखिए जो बिहार में सर्वाधिक सड़कों का नियंत्रण है वह जिला परिषद के पास है, नियंत्रण में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39वां प्रश्न, बिहार में वाराणसी से ग्रांड ट्रंक रोड कहाँ से शुरू होता है? देखिए जो वाराणसी से होते हुए ग्रांड ट्रंक रोड आती है वो बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? सही उत्तर हो जाएगा मोहनिया से। देखिए जो मोहनिया है यह यहाँ से जो है बिहार में ग्रांड ट्रंक रोड प्रवेश करती है और यह दिल्ली से, देखिए जो हमारा ग्रांड ट्रंक रोड है उसे NH2 के नाम से जानते हैं और यह दिल्ली से लेकर कोलकाता तक जाती है। कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से कोलकाता तक बिहार होते हुए जो है जाती है। और यह जो ग्रांड ट्रंक रोड है इसका निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो हमारे नेशनल हाईवे होते हैं, तो बिहार में नेशनल हाईवे की कुल लंबाई कितनी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2100 किलोमीटर। यानी कि बिहार में जो नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग है इनकी कुल लंबाई है 2100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 41वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार से नहीं जाता है? देखिए कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार से नहीं जाता है? सही उत्तर हो जाएगा NH15। देखिए जो NH15 है यह बिहार से होकर नहीं जाता है। इसके अलावा NH30, NH81 और NH85 जो है बिहार से होकर ही गुजरते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट हो जाएगा। NH15 बिहार से नहीं गुजरता है। अगला प्रश्न है
बिहार में किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई है? तो देखिए, बिहार में सर्वाधिक लंबाई किस राजमार्ग की है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? NH-31। देखिए, जो बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है, वो है NH-31। ऑप्शन नंबर जो सी इस प्रश्न का है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 43वां प्रश्न हमारा है, बिहार से कौन सा प्रसिद्ध राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है? बिहार से कौन सा प्रसिद्ध राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, NH-2। देखिए, NH-2 को ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है और यह बिहार से होकर ही जाता है। और जो हमारा NH-2 है यह दिल्ली से लेकर कोलकाता तक जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में गांधी सेतु कहाँ पर स्थित है? बिहार में जो गांधी सेतु है यह कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा पटना। देखिए, जो गांधी सेतु है यह पटना में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गांधी सेतु कहाँ स्थित है? देखिए, जो गांधी सेतु है यह पटना से हाजीपुर जाती है। कितना? पटना से हाजीपुर जाती है, जो जिसकी कुल लंबाई कितनी है? देखिए, 5750 मीटर लंबाई है। देखिए, जो गांधी सेतु है इसकी कुल लंबाई कितनी है? 5750 मीटर। और यह 1982 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1982 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा जो है महात्मा गांधी सेतु का जो है उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार के सड़कों की लंबाई कितनी है? बिहार में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 76,167 किलोमीटर। देखिए, जो बिहार में कुल सड़कों की लंबाई है वो 76,167 किलोमीटर है। तो इसका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रसिद्ध बांध निम्नलिखित में से कौन सा है? 46वां प्रश्न हमारा है। तो देखिए, जो बटुआ बांध है, बिहार में प्रसिद्ध बांध कौन सा है? बटुआ बांध सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए। बटुआ बांध जो बिहार का एक प्रसिद्ध बांध है। इसके अलावा अगर हम टिहरी बांध की बात करें, देखिए टिहरी बांध उत्तराखंड में है। गांधी सागर बांध की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के मंदसौर में है। और भाखड़ा नांगल की बात करें तो देखिए ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है। तो तीनों के बारे में भी आपको पता होना ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा गोखुर झील का भाग है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है वह गोखुर झील का भाग है? तो देखिए, पहला दिया कि सिमरी जंगल, जोगपत्ती, सोनवर्षा जंगल, हरसिद्धि। तीसरा है पिपरामन, पिपरा। तो देखिए, जो ये तीनों ऑप्शन दिए हैं ये सभी जो है गोखुर झील के ही भाग हैं। सिमरी जंगल, सोनवर्षा जंगल और पिपरामन ये सभी जो है गोखुर झील के भाग हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है उपरोक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में झील और जिले का कौन सा मिलान गलत है? बिहार में झील और जिले का कौन सा मिलान गलत है? तो देखिए, जो कंवर झील बेगूसराय है बिल्कुल सही है, सरामन झील बेतिया में सही है और मोती झील मोतिहारी में सही है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, पिपरामन जो है यह परसा में नहीं है। देखिए, जो पिपरामन है यह कहाँ पर है? परसा में नहीं है, बल्कि ये जो पिपरामन है ये गोखुर झील का ही एक भाग है। सही आंसर क्या हो जाएगा? यह गोखुर झील का ही एक भाग है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है यह सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, जिला और वहाँ के प्रसिद्ध खाने में कौन सा मिलान गलत है? तो देखिए, एक तरफ जिला है, एक तरफ खाने के प्रसिद्ध सामान है, इसमें से कौन सा जो है मिलान गलत है? देखिए, सुर्की धान चिवड़ा जो है भागलपुर का है, बिल्कुल सही है। सोहन पपड़ी बक्सर का है, बिल्कुल सही है। और जो खुरमा है उदबंद नगर का है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो बिहिया की पूड़ी है, देखिए जो बिहिया की पूड़ी है यह मुजफ्फरपुर का नहीं है। जो बिहिया की पूड़ी है यह भोजपुर का प्रसिद्ध खाना है। कहाँ का है? भोजपुर का। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है इसका मेल सही नहीं है। बिहिया की पूड़ी जो है मुजफ्फरपुर का नहीं बल्कि भोजपुर का प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ है। अगला प्रश्न है, बिहार में लीची उत्पादन में सर्वप्रथम किस जिले का स्थान है? तो देखिए, मैंने कई बार आपको बताया है बिहार में जो लीची उत्पादन का पहला स्थान है वो है मुजफ्फरपुर का। और इसीलिए मुजफ्फरपुर में केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना की गई। कहाँ पर? बिहार के मुजफ्फरपुर में केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान है और यहीं पर जो है लीची का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, बिहार में फल विकास और अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बिहार में फल विकास और अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबौर। देखिए, जो सबौर है, सबौर में ही फल विकास और अनुसंधान संस्थान है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सबौर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में चावल विकास और अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो बिहार में चावल विकास और अनुसंधान संस्थान है वह आरा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आरा, भोजपुर। भोजपुर के आरा नामक स्थान पर जो है चावल विकास और अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगर हम बात करें केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, वो है कटक में। देखिए, जो चावल अनुसंधान संस्थान केंद्रीय है वो है उड़ीसा के कटक में, तो ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है,
बिहार में ग्रामीण बैंकों की कितनी शाखाएं हैं? बिहार में ग्रामीण बैंकों की कितनी शाखाएं हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1486। देखिए जो बिहार में कुल ग्रामीण बैंकों की शाखाएं हैं उनकी संख्या है 1486। ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में विभाजन के बाद कितने ग्रामीण बैंक हैं? तो देखिए बिहार का विभाजन कब हुआ था? देखिए 2000 में बिहार का विभाजन हुआ था और झारखंड अलग हो गया था। तो विभाजन के बाद जो बिहार में ग्रामीण बैंकों की संख्या बची है वो बची है 16। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बिहार में विभाजन के बाद ग्रामीण बैंकों की संख्या है 16। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में बैंकों का क्रेडिट अनुपात क्या है? तो देखिए जो बिहार में बैंकों का क्रेडिट अनुपात है वो 70-30 है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी 70-30 बिहार में बैंकों का क्रेडिट अनुपात है। अगला प्रश्न 56वां प्रश्न है, बिहार में मुख्य औद्योगिक वित्तीय संस्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको बताना है कि बिहार में मुख्य औद्योगिक वित्तीय संस्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार राज्य वित्तीय निगम। देखिए जो बिहार राज्य वित्तीय निगम है यह बिहार का मुख्य औद्योगिक वित्तीय संस्थान है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई थी? बिहार राज्य वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा 1954 यानी कि 1954 में बिहार राज्य वित्तीय निगम की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? यानी कि बिहार में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए बिहार में भारतीय स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं। और स्टेट बैंक की बात करें तो स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955। 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी, इसलिए 1 जुलाई को प्रत्येक वर्ष जो है भारतीय स्टेट बैंक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में किस बैंक की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी? बिहार में किस बैंक की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद बैंक। बिहार में सर्वप्रथम इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। 60वां प्रश्न है, बिहार किस धर्म का तीर्थ है? देखिए बिहार जैन बौद्ध सिख तीनों जो धर्मों का तीर्थ स्थल है। बिहार जैन बौद्ध और सिख तीनों बौद्ध धर्मों का तीर्थ स्थल है। ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा सिमरिया। देखिए मुंगेर के सिमरिया नामक स्थान पर जो है रामधारी सिंह दिनकर का जो है जन्म हुआ था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। देखिए हम दिनकर की अगर प्रमुख रचनाओं की बात करें तो देखिए कुरुक्षेत्र, हुंकार, उर्वशी, रश्मि रथी जो है परशुराम की प्रतीक्षा है जो इनकी प्रमुख रचना है। इन्हें 1959 में साहित्य अकादमी, 1959 में पद्म भूषण और 1972 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस शासक ने देश की मुद्रा के रूप में सिक्के का प्रचलन कराया? तो देखिए जो देश की मुद्रा में सिक्के का प्रचलन कराने का श्रेय है वह शेरशाह सूरी को प्रदान किया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी को अकबर का अग्रगामी कहा जाता है। इसका मकबरा सासाराम में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था? आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा 473 ईसा पूर्व में। देखिए आर्यभट्ट का जो जन्म हुआ था 473 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 473 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने दशमलव प्रणाली की खोज की थी। इनका जन्म बिहार के कुसुमपुर में हुआ था, जो कि वर्तमान पटना के अंतर्गत ही आता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 473 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले से गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? बिहार के किस जिले से गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वैशाली से। देखिए बिहार के वैशाली से गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा 770 ईस्वी में। देखिए जो उदंतपुरी विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 770 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, बिहार का उदंतपुरी विश्वविद्यालय किस विषय के लिए प्रसिद्ध था? बिहार का उदंतपुरी विश्वविद्यालय किस विषय के लिए प्रसिद्ध था? सही आंसर हो जाएगा तंत्र विद्या के लिए। जो बिहार का उदंतपुरी विश्वविद्यालय था यह तंत्र के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 67वां प्रश्न, बिहार के निवासियों को वृत्ति किसमें कहा गया है? बिहार के निवासियों को वृत्ति किसमें कहा गया है? सही आंसर हो जाएगा पंचविश ब्राह्मण में। कहाँ पर कहा गया है?
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पंचविंश ब्राह्मण में बिहार के निवासियों को वृत्त के नाम से संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न है 68वां प्रश्न, बोध गया में बुद्ध मंदिर किसने बनवाया था? बोध गया में जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यहाँ पर बुद्ध मंदिर किसने बनवाया था? सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त ने। देखिए समुद्रगुप्त ने बिहार बोध गया में बुद्ध मंदिर बनवाया था। यह गुप्त वंश के शासक थे और समुद्रगुप्त को ही जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और कुमारगुप्त प्रथम ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ से श्रीगुप्त ने जो है गुप्त वंश की स्थापना की थी। किसने? श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जून 1975 में कहाँ से गिरफ्तार हुए? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो है जून 1975 में कहाँ से गिरफ्तार हुए? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। जयप्रकाश नारायण जून 1975 में जो है नई दिल्ली से गिरफ्तार किए गए थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति को सफल बनाने के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने छात्र युवा संघ वाहिनी नामक गैर राजनीतिक संगठन का गठन कब किया? तो देखिए संपूर्ण क्रांति को सफल बनाने के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जो है छात्र युवा संघ वाहिनी नामक जो गैर राजनीतिक संगठन है, इसका जो गठन है वह 1 जनवरी 1975 में किया गया था। कब? 1 जनवरी 1975 को किया था। ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया? लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जो संपूर्ण क्रांति का आह्वान है वह 5 जून 1973 को किया था। कब किया था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 5 जून 1973 को इन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश आंदोलन के दौरान सरकार के दमनकारी उपायों के विरोध में किस साहित्यकार ने अपना पद्मश्री वापस कर दिया था? तो देखिए जयप्रकाश आंदोलन के दौरान जो सरकार की दमनकारी नीति थी उसके विरोध में जिसने जो है पद्मश्री वापस किया था उनका नाम हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। सही आंसर क्या आ जाएगा? फणीश्वर नाथ रेणु ने जो है अपना पद्मश्री वापस कर दिया था और इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? मैला आंचल। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को अप्रैल 1974 में पटना में क्या उपाधि दी गई? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को पटना में 1974 में जो है लोकनायक की उपाधि दी गई। किस नाम से जाना जाता है इन्हें? लोकनायक की उपाधि इन्हें पटना में अप्रैल 1974 में प्रदान की गई। अगला प्रश्न है, मार्च 1974 में बिहार के किस अखबार के कार्यालय में आग लगी थी? मार्च 1974 में बिहार के किस अखबार में आग लगी थी? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर्च लाइट या प्रदीप जो अखबार था इसके कार्यालय में आग लगी थी। ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश आंदोलन कब शुरू हुआ था? जयप्रकाश आंदोलन कब शुरू हुआ था? सही आंसर हो जाएगा 1974। 1974 में जो है जयप्रकाश आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म है वह छपरा में हुआ था। सही आंसर क्या हो जाएगा? छपरा में। देखिए ये पहली बार 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से चर्चा में आए। इसके बाद इन्होंने जो है सर्वोदय आंदोलन के लिए जो है सर्वोदय योजना के लिए इन्हें जाना जाता है। किन्हें? जयप्रकाश नारायण को सर्वोदय योजना के लिए भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सारण में। देखिए बिहार के सारण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। देखिए जब 9 दिसंबर 1947 जो है 47 को संविधान सभा का गठन किया गया तो देखिए पहले जो है अध्यक्ष कौन बने थे? देखिए 9 अगस्त 1948 को संविधान सभा का गठन किया गया और पहले जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद 11 दिसंबर को जो है इन्हें सर्वसम्मति से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया और स्वतंत्रता के बाद ये देश के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्रता के बाद देश के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस महान स्वतंत्रता सेनानी की याद में आरा जिले में सोन नदी पर कोलाइवर पुल का नाम बदलकर अब्दुल बारी पुल रखा गया है? तो किस महान स्वतंत्रता सेनानी की याद में आरा जिले में जो सोन नदी पर कोलाइवर पुल था इसका नाम अब्दुल बारी पुल रखा गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्दुल बारी की याद में। ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार हर साल 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में किस शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाती है? तो देखिए जो बिहार सरकार है प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को जो है विजय दिवस के रूप में मनाती है। क्यों मनाती है? क्योंकि इसी दिन जो है कुंवर सिंह थे इनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो है मनाया जाता है। कुंवर सिंह कौन है? देखिए जगदीशपुर से इन्होंने
1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसका नेतृत्व इन्होंने जो है जगदीशपुर से किया था, बिहार के जगदीशपुर से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1829 में बिहार किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो देखिए 1829 में जो बिहार किसान सभा है इसकी स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका जन्म बिहार में नहीं हुआ है? देखिए 4 नाम है, किसका जन्म बिहार में नहीं हुआ बताना है आपको। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी वीपी सिंह यानी कि जो विश्वनाथ प्रसाद सिंह हैं इनका जन्म बिहार में नहीं हुआ है, बल्कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। वीपी सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। बाकी जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण और आर्यभट्ट का जन्म बिहार में ही हुआ था। अगला प्रश्न है जगजीवन राम का जन्म बिहार में कहाँ हुआ? देखिए जगजीवन राम जो कि देश के उप प्रधानमंत्री भी बने थे, इनका जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजपुर के चंद्रवा नामक स्थान पर। भोजपुर के चंद्रवा नामक स्थान पर जो है जगजीवन राम का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है बिहार के किस नेता को जेपी कहा जाता है? देखिए बिहार के किस नेता को जेपी कहा जाता है आप सभी को पता है। जेपी के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। देखिए इनका उपनाम क्या है? लोकनायक। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जेपी के नाम से जाना जाता है। देखिए इनके बारे में आपको काफ़ी चीज़ पता है, लेकिन इनके बारे में एक चीज़ याद रखना है कि जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण पर एक संग्रहालय की स्थापना हाल ही में की गई है। वो कहाँ पर की गई है? देखिए लखनऊ में जो है हाल ही में जयप्रकाश नारायण संग्रहालय की स्थापना की गई है। तो ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये आपको याद भी रखना है। और मैंने अभी आपको बताया जयप्रकाश नारायण जो है वह सर्वोदय आंदोलन के कारण ही जो है चर्चा में थे। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो सर्वोदय आंदोलन है इसके प्रवर्तक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण, इनका नाम आपको इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है। अगला प्रश्न है जगजीवन राम भारत के उप प्रधानमंत्री कब बने? जगजीवन राम भारत के उप प्रधानमंत्री कब बने? सही उत्तर हो जाएगा 1977 में। देखिए 1977 में जो है जगजीवन राम भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने जो है कार्यभार संभाला था। कब? 1977 में। अगला प्रश्न है जगजीवन राम को किस उपनाम से जाना जाता है? जगजीवन राम को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए इन्हें बाबू के नाम से जाना जाता है। बाबू जगजीवन राम के नाम से इन्हें जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है डॉक्टर जाकिर हुसैन कब से कब तक बिहार के राज्यपाल रहे? डॉक्टर जाकिर हुसैन कब से कब तक बिहार के राज्यपाल रहे? देखिए सही उत्तर हो जाएगा 6 जुलाई 1957 से लेकर 11 मई 1962 तक। देखिए 6 जुलाई 1957 से लेकर 11 मई 1962 तक बिहार के राज्यपाल रहे और यह बाद में भारत के जो है राष्ट्रपति के तौर पर भी इन्होंने जो है पदभार संभाला था डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। तो इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है 2001 से 2002 में किस राजनीतिक नेता की जयंती मनाई गई? देखिए 2001-2002 में किस राजनीतिक नेता की जयंती मनाई गई? सही आंसर हो जाएगा लोकनायक जयप्रकाश नारायण। देखिए 2001-2002 में जयप्रकाश नारायण की जो है जयंती बिहार में मनाई गई थी। ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम श्री कृष्ण सिंह की बात करें तो ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, इनका भी नाम इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है बिहार में बड़ा भूकंप कब आया जिसमें जनधन की अपार हानि हुई? देखिए बिहार में बड़ा भूकंप कब आया जिसमें अपार जनधन की हानि हुई? सही आंसर हो जाएगा 1934 में। 1934 में बिहार में जो है भीषण भूकंप आया था जिसमें अपार जनधन की हानि हुई थी। देखिए बिहार का जो हमारा उत्तरी हिस्सा है, जो नेपाल का स्पर्श करने वाला जो हिस्सा है वह भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आता है। देखिए भारत में जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र है 4 जोन बांटा गया। देखिए इंडिया में 4 भूकंप के जोन बनाए गए हैं। पहले 5 थे लेकिन अब उनकी संख्या 4 कर दी गई है। देखिए पहला जोन का नाम क्या है? पहला जोन है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा है 5। देखिए पहले 5 थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5। तो देखिए जो पहला है उसको अब समाप्त कर दिया गया है तो 5 जोन बचे हैं 1, 2, 3, 4। तो देखिए जो हमारा भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है तो हमारा जो बिहार का उत्तरी हिस्सा है वह भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है जो कि अति संवेदनशील होता है। तो इसीलिए जो है बिहार में भूकंप आई थी और यहाँ पर जो है अपार जनधन की क्षति भी हुई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL मोबाइल फ़ोन सेवाओं का लाभ उठाया था? तो देखिए निम्नलिखित में से जो बिहार राज्य है इसने BSNL यानी कि जो भारत संचार निगम लिमिटेड है इसका जो है फ़ोन सेवाओं का लाभ उठाया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भागलपुर में आयुर्वेदिक कॉलेज कौन सा है? जो भागलपुर में आयुर्वेदिक कॉलेज है वो कौन सा है? नाम क्या है?
सही आंसर हो जाएगा अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज। देखिए जो भागलपुर है यहाँ पर अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज जो है यह स्थित है। इसके अलावा भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर सिल्क का जो कार्य है काफ़ी यहाँ पर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बिहार में पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन कॉलेज कहाँ पर स्थित है? बिहार में पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन कॉलेज कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजधानी पटना में। देखिए जो पटना है यहाँ पर, यहीं पर पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन कॉलेज स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पटना। अगला प्रश्न है, बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा पटना के अगम कुआं में। कहाँ पर? पटना के अगम कुआं नामक स्थान पर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पटना में निम्नलिखित में से कौन सा शोध संस्थान नहीं है? देखिए 4 ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध संस्थान जो है पटना में नहीं है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर बी, चावल विकास और अनुसंधान संस्थान जो है यह पटना में नहीं है, बल्कि यह कहाँ पर है? बल्कि यह भोजपुर के आरा में स्थित है। बाकी बिहार अनुसंधान संस्थान, डॉक्टर A.N. सिन्हा अनुसंधान संस्थान और ये जो है बिहार में है, पटना में है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो पटना में नहीं है। अगला प्रश्न है, राबड़ी देवी पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री कब बनी थी? राबड़ी देवी पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री कब बनी थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 जुलाई 1997 में यह बिहार की मुख्यमंत्री बनी थी और यह बिहार की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला बनी थी। ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? बिहार के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर गणेश दत्त। सर गणेश दत्त जो थे बिहार के पहले शिक्षा मंत्री थे। ऑप्शन नंबर जो सी है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को अजातशत्रु कहा जाता है? तो बिहार के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को अजातशत्रु कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए यह भारत के पहले राष्ट्रपति थे और चंपारण सत्याग्रह में भी यह स्थानीय नेता के तौर पर वहाँ थे और इन्हें जो है बिहार में अजातशत्रु कहा जाता है, यानी कि जिसका शत्रु पद पैदा न हुआ हो उसे अजातशत्रु कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस नेता को संविधान सभा के अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया था? देखिए जो संविधान सभा का अंतरिम राष्ट्रपति है वो किसे बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था अंतरिम राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा नेता मंडल आयोग का अध्यक्ष था? बिहार का कौन सा नेता मंडल आयोग का अध्यक्ष था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। देखिए जो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे यह मंडल आयोग के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर जो बी है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महिला खेल महोत्सव का आयोजन बिहार में किसके द्वारा किया जाता है? महिला खेल महोत्सव का आयोजन बिहार में किसके द्वारा किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण। देखिए बिहार में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा महिला खेल महोत्सव का जो है आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए हमारा अंतिम प्रश्न है 100वां प्रश्न, बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी के माध्यम से ब्लॉक से राज्य स्तर तक कौन सी खेल प्रतियोगिता जो है आयोजित की जाती है? तो देखिए स्टेट अथॉरिटी के माध्यम से जो है ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर तक जो है खेल प्रतियोगिता जो आयोजित की जाती है वो हमारी हो जाएगी उपरोक्त सभी। देखिए ध्यानचंद हॉकी प्रतियोगिता, विद्यालय खेल प्रतियोगिता और सुब्रतो कप, ये जो तीनों हैं यह ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर तक खेली जाने वाले बिहार में प्रतियोगिताएं हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में आपको बिहार जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 प्रश्न मिले, जो कि एक मास्टर वीडियो आपके लिए है। दोस्तों मास्टर वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, इसलिए आप वीडियो को दोस्तों जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और जो भी पहले चैनल पे आए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो इसका अगला पार्ट भी आपको जल्द मिलेगा, जिसमें आपको 100 प्रश्न और दिए जाएंगे, जिससे दोस्तों जो है आपका बिहार जीके काफ़ी मजबूत हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो कैसा लगा मैं ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।